देखिए बच्चों, तो यहाँ तक आप जो है दूरदर्शी के लिए आपको ये चित्र तैयार करके जाना है। लेकिन दूरदर्शी भैया दो तरह के हैं। तो इसमें जो दूसरा चित्र है आप भैया परावर्ती दूरदर्शी, क्योंकि परावर्ती दूरदर्शी पूछने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो इसमें परावर्ती दूरदर्शी में पहले आपको एक अभिदृश्यक दर्पण बनाना था। तो ये दर्पण लगा होता है, इसमें प्रकाश किरणें ऐसे करके डालिए भैया, और ये किरणें कुछ ऐसे जाके अपवर्तित होंगी। तो अपवर्तन के ठीक पहले आप 45 अंश पर एक जो है समतल दर्पण लगा लेंगे, तो प्रकाश किरण कुछ ऐसे चली जाएंगी। अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें कुछ ऐसे चली जाएंगी, ये कहीं ऐसे काटेंगे। फिर आपको यहाँ पर एक लेंस लगा देना है। लेंस जब लगाएंगे तो प्रकाश किरणें कुछ ऐसे मुड़ेंगी, ये प्रतिबिंब भैया ऐसे जाके यहाँ कहीं बन जाएगा। तो और यहाँ पर आप लेंस लगा देंगे। केवल चित्र बदला है, चित्र बदला है, बाकी कुछ नहीं बदला है। बाकी आपका देखिए आवर्धन क्षमता वही है, ये वही है, और इसका चित्र आएगा बेटा, इसलिए थोड़ी सी चित्र एक नज़र डाल के जाइए। चलिए ठीक है, अगला पार्ट देखें। पार्ट क्या अगला चैप्टर आ गया 10वां। 10वें चैप्टर में भी 4 पार्ट है। पहले हमें पढ़ना है तरंग प्रकाश की में पहला जो है तरंग प्रकृति पढ़ेंगे। तरंग प्रकृति में भैया परावर्तन अपवर्तन की व्याख्या, मोस्ट इम्पॉर्टेंट दो ही हेडिंग देख के जाना है। इसका चित्र देखिए एक बार हम बता दे रहे हैं कि माना जेड जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है जिसमें समतल तरंगाग तिरछा आपतित हो रहा है, जिस पर समतल तरंगाग तिरछा आपतित हो रहा है। तो प्रकाश की किरणें ऐसे आपको डाल लेना है। अब आपको करना क्या है कि एक इधर इधर पे इन दोनों जो किरणें आई थी, तरंगें आई थी, इन पर एक अभिलंब डाल लेना है। तो भैया ये आपको दिखा देना है कि ए है तो ये क्या है, बी है। अब भैया इधर पे जो अभिलंब के साथ जो बना कोण होता है, इस कोण को हम लोग कहते हैं ये है भैया कोण, ये आई हो गया। और ऐसे जब प्रकाश की किरण ये इधर से इधर निकल जाएगी, ये ऐसे करके आई थी ऐसे निकल जाएगी, तो ये आपका आर, ये आई है। अब इधर से जो आपने अभिलंब डाला था तो इसको आई के बराबर दिखा देना। ऐसे ही जब ये प्रकाश किरण इधर भैया निकली तो ये भी ऐसे करके परावर्तित होगी। तो परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें कुछ ऐसे जा रही। तो जैसे इधर आपने अभिलंब डाला था तो ऐसे ही आपको इधर से भी एक अभिलंब डाल देना है जो इस पर 90 अंश का कोण बनाए, अभिलंब डालना है। तो अगर ये आपका आर है तो इधर से ये कोण आर हो जाएगा। ये ए डैश मान लो, इसको बी डैश मान लो, ये चित्र दिमाग में रख के जाना है। एक बार फिर से देख लीजिए, हमने कहा ये है, आपको प्रकाश किरणें पहले आपको ऐसे करके समांतर प्रकाश किरण डालने हैं। इसके बाद ऐसे ना हो तो इसको आप बढ़ा दीजिए, ये हो जाए। अब 2 अभिलंब यहाँ डालना है, 2 अभिलंब यहाँ डालना है, एक अभिलंब ये डालना है, बोलो पड़ जाएगा इस वाले तल पर। दूसरा भैया अभिलंब जो डालना है वो यहाँ पे डालना है, इन वाली किरणों पर। तो यहाँ से किरण पे अभिलंब डालना कि यहाँ 90 अंश कोण बन जाए। ऐसे ही इस किरण पर एक अभिलंब डाल देना है जिससे ये कोण बन जाए। जैसे ये कोण आर है तो ये कोण आर है, इधर पे भैया ये कोण आई है तो ये कोण आई है। ये आपका ए है तो ये बी है, ये आपका ए डैश है तो ये बी डैश, और ये 90 है तो ये 90 है। अब बाकी आप इसका निगमन करके जाएंगे। ऐसे ही भैया जब इसमें अपवर्तन की व्याख्या करोगे तो फिर वही कहानी कि माना एक अपवर्तक पृष्ठ है जिसमें तरंगाग तिरछा आपतित हो, ये प्रकाश किरण ऐसे निकल जाएगी, ये कोण आई है, ये कोण आर है, ऐसा आपको दिखाना है। दूसरा भैया क्या करेंगे कि इधर से जब आप अभिलंब डालेंगे तो फिर से एक इस इन किरणों पर अभिलंब डालना है, तो यहाँ से यहाँ अभिलंब डाल देंगे। अब अगर ये आई था तो ये आई इधर दिखा देना, ये है तो ये आर दिखा देना। ये आपका ए बी है तो ये आपका ए डैश है और ये बी डैश, ऐसे करके आपको दिखा देना है। बिंदु आप अपने हिसाब से मान लेंगे। और यहाँ पर स्नेल का नियम प्रूव किया जाता है, इधर परावर्तन का नियम प्रूव किया जाता है। चलिए इसका सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में आपको एक सूत्र दिमाग में रखना है, व्यतिकरण क्या है ये दिमाग में रखना है। सूत्र है ये व्यतिकरण का क्या है कि जब लगभग समान आवृत्ति की 2 या 2 से अधिक तरंगें एक साथ एक ही दिशा एक ही माध्यम में चलती हैं तो अध्यारोपित होती हैं। अध्यारोपण के पश्चात कुछ बिंदुओं पर इनकी तीव्रता बढ़ती और कुछ बिंदुओं पर इनकी तीव्रता घटती, इस घटना को तरंगों का व्यतिकरण कहते हैं। तरंगों के व्यतिकरण का सूत्र तीव्रता का ये होता है। और इसमें भैया 2 तरह के, जहाँ पर तीव्रता बढ़ जाती है उसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं, जहाँ पर तीव्रता घट जाती है उसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। ये सूत्र एकदम दिमाग में रख के जाएंगे भैया। तीव्रता के लिए सूत्र है ये √I1 + √I2 का होल स्क्वायर। इधर विनाशी के लिए माइनस लगाते जाना है।
आयाम के लिए ये सूत्र है, ए बराबर A1 प्लस A2। तीव्रता और आयाम के बीच भैया ये सूत्र है। कलांतर के लिए ये सूत्र है, पथांतर के लिए सूत्र है। कलांतर के लिए समपोषी में सम होता है, विनाशी में विषम होता है। देखिए यहाँ 1 3 5 7 ये चल रहा है, ये 2 4 6 ऐसे चल रहा है। और पथांतर जो होता है वो लेमडा के पदों में लिखा जाता है। डेल एक्स बराबर पहला हो जाएगा 0, फिर लेमडा, 2 लेमडा, फिर 3 लेमडा, ऐसे करके होता है। ये इसके बीच बीच ये मिला करता है, तो 0 लेमडा से जोड़ोगे तो लेमडा बाई 2, 0 3 2 लेमडा तो 3 लेमडा बाई 2, ऐसे करके इसके ठीक आधे आधे पर ये मिलता है। इसके बाद आपको दूसरा जो सूत्र दिमाग में रखना है, दीप्त और अदीप्त फ्रिंज, फ्रिंज चौड़ाई नापकर प्रकाश की तरंगदैर्ध्य ज्ञात करना, तो ये सूत्र रख लो। दीप्त फ्रिंजों के लिए सूत्र होगा यक्सियम बराबर डी अपान डी इंटू यम लेमडा। अदीप्त के लिए होगा डी अपान डी और यम माइनस 1/2 इंटू लेमडा, और फ्रिंज चौड़ाई डी अपान डी इंटू लेमडा होगा। कला संबद्ध स्रोत क्या है, तो ऐसे दो स्रोत जिनसे निकलने वाले प्रकाश तरंगे संचरण के दौरान अपने कला में कोई परिवर्तन नहीं करते, कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। जैसे दो स्रोत है और उनसे जब तरंगे निकलेंगी तो जब संचरित होंगी उस टाइम पर इनकी कला में कोई परिवर्तन नहीं, उस टाइम पर इनकी कला नियत रहती है। जैसे मान लीजिए भैया एक स्रोत ये है यस1, दूसरा स्रोत है आपका यस2। जब इनसे तरंगे निकलेंगी तो संचरण के टाइम पर इन तरंगों की कला नियत बनी रहती है, इसे कला सम्मत स्रोत कहते हैं। प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण प्राप्त करने की शर्तें, एक बात और ये दिमाग में रख लीजिए कि दोनों स्रोत यानी S1 और S2 दोनों स्रोत कला सम्मत स्रोत होने चाहिए, दोनों अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए, दोनों स्रोत अत्यंत समीप होने चाहिए। इनसे जो निर्गित या इन पर जो आपतित प्रकाश है, प्रकाश का आयाम, तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति तीनों बराबर होनी चाहिए। इतनी सी बात दिमाग में रखिए। इसके बाद देखिए बेटा अगला पार्ट है विवर्तन। इसका तीसरा पार्ट है विवर्तन। विवर्तन क्या है कि आपको ये बोलना है कि जब प्रकाश तरंगे किसी अवरोधक अथवा संकीर्ण छिद्र से होकर गुजरती तो आंशिक रूप से अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं या तरंगों का विवर्तन कहते हैं। इधर देखिए इस वाले चैप्टर में केवल एक सूत्र तैयार करके जाना है, ई साइन थीटा बराबर यम लेमडा, ई साइन थीटा बराबर यम लेमडा। एकल झिर्री द्वारा प्रकाश का विवर्तन, निगमन भी है इसका, एकल झिर्री द्वारा प्रकाश का विवर्तन। तो इसमें आपको निगमन में क्या करना है कि पहले एक स्रोत रखना है, स्रोत से एक लेंस रखना है, लेंस से प्रकाश किरणें समांतर कर देना है। इसके बाद एक अवरोधक रख देना है, अवरोधक से प्रकाश किरणें अधिकांशतः बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएंगी, तो इन्हें पर्दे में प्राप्त कर लेना है। जो अपने मार्ग से विचलित हो जाएंगी उसे लेंस की सहायता से दूसरी जगह फोकसित कर लेना है। ये भैया पर्दा रखा है, चित्र आपका ये बनेगा। अब आपको यहाँ पे दिखाना है थीटा, तो यहाँ पर भी आएगा थीटा। ये आपका है ए बी, इसी को बोलते हैं एकल झिर्री, इसकी चौड़ाई है ई, ये आपका मान लीजिए है के। तो आपको बोलना है चित्र से साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण यानी बी के अपान कर्ण का मान आ जाएगा ई, ये कर्ण आ जाएगा ए बी के बराबर, तो ई हो जाएगा, तो बी के बराबर ई साइन थीटा। अब निम्निष्ठों के लिए बी के का मान जो पथांतर होता है वो यम लेमडा के बराबर होता है। निम्निष्ठों के लिए बी के का मान क्या होता है यम लेमडा, तो यम लेमडा बराबर ई साइन थीटा। ले निगमन भी हो गया, बस इतना छोटा सा निगमन है। सवाल भैया इधर से तैयार रखना है। भैया ये प्रथम निम्निष्ठ जो होता है छोटे कोण के लिए भैया इसको थीटा बस मान लोगे तो यम लेमडा आएगा, तो थीटा बराबर पहले के लिए 1 लेमडा पानी, कुल मिला के लेमडा पानी, दूसरे के लिए 2 लेमडा पानी, तीसरे के निम्निष्ठ की वैल्यू है भैया उच्चिष्ट पूछे जैसे प्रथम उच्चिष्ट, तो भैया इन दोनों को जोड़ के आधा कर देना है, तो ये हो जाएगा 3 लेमडा पान 2 ही। जैसे द्वितीय उच्चिष्ट पूछ ले इस वाले की पोजीशन, तो 5 लेमडा पान 2 ही, ऐसे करके ये निकाल लेना है। इधर पे भैया माइनस लेमडा पानी, -2 लेमडा पानी। अब जैसे केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई पूछ ले, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है, तो 2 लेमडा पानी आ जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी। अब अगर रेखीय चौड़ाई पूछ ले तो ये सब कोण बराबर आ लिखे, जैसे कोण बराबर लिखा है लेमडा पानी, कोण बराबर कितना लिखा है लेमडा पानी, तो कोण बराबर सूत्र होता है चाप बटे त्रिज्या। और यहाँ जो त्रिज्या रखनी है यहाँ फोकस दूरी रख देना, तो लेमडा पानी या पर्दे के बीच की दूरी यहाँ डी भी लिख सकते हो, तो यक्स बराबर हो जाएगा लेमडा पान डी इंटू एफ।
या लेमडा पानी इंटू डी। तो भैया ये सूत्र आपको दिमाग में रखना है। चलिए अगला पार्ट देखिए 10वां, इसमें भैया आपका आ जाएगा ध्रुवण। चैप्टर आपका 10वां ही चल रहा है। ध्रुवण में एक बात समझना कि अध्रुवित प्रकाश क्या है, ध्रुवित प्रकाश क्या है। तो जब प्रकाश तरंगों के वैद्युत वेक्टरों के कंपन, वैद्युत वेक्टरों के कंपन, याद करो, प्रकाश तरंगों के वैद्युत वेक्टरों के कंपन तरंग संचरण की ये दिशा है, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में समान रूप से होते हैं, तो ऐसे प्रकाश को अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। और जब प्रकाश तरंगों के वैद्युत वेक्टरों के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत केवल एक ही दिशा में समान रूप से होते हैं तो ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। किसी अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलने की क्रिया को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। इसमें एक सूत्र याद कर लीजिए, माइलस का नियम। तो भैया अध्रुवित प्रकाश है, तो अगर अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता आई है तो यहाँ पर जो तीव्रता होगी वो आई नॉट है मान लो, तो आई नॉट बटे 2 हो जाती है पहले के लिए। अब यहाँ जो निर्गत प्रकाश मान लीजिए I2 है, तो किसी विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता, ये विश्लेषक हो गया, ये ध्रुवक हो गया, ध्रुवक व विश्लेषक की अक्षों के बीच बने कोण, ध्रुवक तथा विश्लेषक की अक्षों के बीच बने कोण की कोज्या के वर्ग के समानुपाती होता है। इसको माइलस का नियम कहते हैं। किसी विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता ध्रुवक तथा विश्लेषक की अक्षों के बीच बने कोण की कोज्या मतलब कास थीटा के वर्ग के समानुपाती होता है। या इसी को लिख सकते हो I2 बराबर I1 कास फाई। इस तरह इधर पे जो प्रकाश इसमें जो पड़ रहा है वो I1 पड़ रहा है, निकल रहा है वो I2 निकल रहा है, तो I2 बराबर I1 कास फाई। बस इतनी सी बात इसमें रखना है। चलिए अगला चैप्टर देखिए 10वां चैप्टर है भाई द्वैत प्रकृति। द्वैत प्रकृति क्या है? तो किसी भी प्रकाश में तरंग और कण दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसे प्रकाश की द्वैत प्रकृति कहते हैं। इसमें भैया प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है? तो किसी धातु की सतह में प्रकाश पड़ने तथा उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम टोटल हैं भैया 5 नियम है। तो पहला है कि किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित हो रहे हैं, इनकी संख्या, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित फोटॉनों की तीव्रता के समानुपाती होती है। जो संख्या है वो आपतित प्रकाश की जो तीव्रता उसके समानुपाती होती है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। और फिर अगला बताना, किसी धातु की सतह से अगर इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक देहली आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए, यानी ये अधिक होनी चाहिए एक देहली आवृत्ति से। किसी धातु की सतह में प्रकाश पड़ने और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के बीच कोई समय अंतराल नहीं होता। फिर यहाँ भैया आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, ये दिमाग में रख लो। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है कुछ नहीं, उसमें बताया था आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या प्लांक के क्वांटम के सिद्धांत के आधार पर की है। इनके अनुसार प्रकाश छोटे छोटे पैकेट के रूप में चलता है जिन्हें क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। प्रत्येक पैकेट की एनर्जी h होती है। जब ये पैकेट किसी धातु की सतह पर पड़ते हैं तो किसी एक इलेक्ट्रॉन को अपनी संपूर्ण ऊर्जा दे देते हैं, यानी एक पैकेट एक इलेक्ट्रॉन को अपनी संपूर्ण ऊर्जा देता है और स्वयं का अस्तित्व नष्ट कर देता है। अब ये इलेक्ट्रॉन कुछ ऊर्जा कार्यफलन तथा शेष ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में क्षय कर देता है। यानी कुल मिला के जो h एनर्जी आई थी वो W + K में क्षय होगी। तो h बराबर ये h0 + K का मान 1/2 mv² या 1/2 mv² बराबर, इसको उधर ले जाइए h कॉमन ले लीजिए तो न्यू माइनस न्यू नॉट। इसी को भैया आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण कहते हैं। इसके सवाल जो याद रखना है, सवाल हल करने के लिए जो सूत्र याद रखना है वो ये याद कर लो भैया। एनर्जी, ये आपतित ऊर्जा की एनर्जी का सूत्र h Sc/λ होता है भैया। इसी तरह कार्यफलन के लिए h0, यहाँ भैया देहली आवृत्ति होती है, बस नाम बदला है, बाकी से काम सब वही है, तो ये रखना है। इसके बाद द्रव्य तरंगे क्या है? तो आप इसमें क्या करेंगे कि एक 1924 ईस्वी में वैज्ञानिक का नाम था दे ब्रोगली। इसने बताया था कि प्रत्येक सूक्ष्म कण जब बहुत तीव्र गति से गति करते हैं तो इनका संचरण तरंगों के रूप में होता है। इन्हीं तरंगों को द्रव्य तरंगे कहते हैं। प्रत्येक सूक्ष्म कण जब बहुत तेजी से गति करते हैं तो इनका जो संचरण है वो तरंगों के रूप में होता है। इन्हीं तरंगों को द्रव्य तरंगे कहते हैं। इसकी तरंगदैर्घ्य का सूत्र याद करिए, तो λ बराबर h/p
या लेमडा एच अपान एम बी या एच अपान अंडर रूट 2 km या भैया इसी को तैयार कर लीजिए एच बराबर अंडर रूट 2 EVM। इतने सूत्र हैं। तो इन सूत्र ये इंपॉर्टेंट है, लगभग कहीं ना कहीं पूछ ही लेगा। चलिए ठीक है, अगला चैप्टर देखिए। अगला चैप्टर है आपका 12 परमाणु। परमाणु में भैया ये सूत्र तैयार करना है। पहला तो आप नाभिक का, जैसे नाभिक की त्रिज्या पूछ ले, नाभिक की त्रिज्या, तो नाभिक की त्रिज्या का सूत्र होता है आर बराबर 1/4πε0 2 Jd² और मान लीजिए भैया स्थायी कक्षा की त्रिज्या पूछेगा, ऐसे यही कन्फ्यूजन होता है। ये स्थायी कक्षा की त्रिज्या पूछ रहा है तो उस समय आर बराबर 0.53 n² इंगिस्ट्राम में उत्तर आएगा। स्थायी कक्षा का वेग पूछ ले तो भैया 2.19 गुणे 10⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड में आएगा। स्थायी कक्षा की स्थितिज ऊर्जा पूछे तो भैया -2 RHc(Z²/n²), जहाँ R भैया रिडबर्ग नीतांक है। इस RHc की वैल्यू जो होती है वो 13.6 होती है Z²/n²। ये आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उत्तर। ऐसे ही गतिज ऊर्जा पूछ ले तो भैया गतिज ऊर्जा प्लस का होता है हमेशा, 13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। कुल ऊर्जा तुमसे पूछ ले तो कुल ऊर्जा, ये गतिज ऊर्जा थी, गतिज ऊर्जा को हम K से दिखा ले, कुल ऊर्जा को E से दिखा ले रहे हैं तो -13.6 Z²/n²। ये गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में केवल माइनस का अंतर है, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तरंग संख्या पूछे तो 1/λ बराबर, और ये RZ² 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। इसमें आपको हाइड्रोजन श्रेणी तैयार करना चाहिए, लाइमन बामर पास्चन बर्केट फुंड, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं। कौन किस कक्षा से आता है बस ये, जैसे फिर भी तुम देख ही लो। लाइमन आती है भैया जब उच्च ऊर्जा स्तर वाली कक्षाओं से कोई इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में वापस लौटता है तो प्राप्त श्रेणी को लाइमन श्रेणी कहते हैं। दूसरी कक्षा में वापस लौटता है तो बामर कहते हैं। तीसरी कक्षा में वापस लौटता है तो पास्चन कहते हैं। चौथी कक्षा में वापस लौटता है लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट कहते हैं। और भैया अगली कक्षा कौन सी हो गई, 1 2 3 4 5 6, 6 से मान लीजिए पाँचवीं कक्षा में वापस लौटे तो इसको फुंड कहते हैं। इसकी एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी एनर्जी -4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.85, 0.54, ऐसे करके होता है। ये दिमाग में रख के जाना है। चलिए, रिडवर नीतांक के दो उपयोग होते हैं भैया, एक तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने में, एक आयनन ऊर्जा ज्ञात करने में। आयनन ऊर्जा क्या होती है, वह न्यूनतम ऊर्जा जिसे पाकर कोई इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़ के बाहर चला जाता है, यानी परमाणु आयनित हो जाता है, उस ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। अब भैया आयनन ऊर्जा का सूत्र पता रहेगा, आयनन ऊर्जा E बराबर है प्लस का RHc Z²/n², ये सूत्र होता है आयनन ऊर्जा का। अब ये तभी तुम निकाल पाओगे जब H की वैल्यू, R की वैल्यू पता होगी। इसीलिए रिडवर्ग नीतांक ज्ञात करने में, रिडवर नीतांक का उपयोग आयनन ऊर्जा ज्ञात करने में किया जाता है। दूसरा है भैया आपका, दूसरा तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने में, तो RZ² 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो इस सूत्र में भी आप देखिए, अगर हम ये R नहीं पता है तो आप तरंग दैर्ध्य का निर्धारण नहीं कर पाएंगे। तो इन दोनों सूत्रों को ध्यान में रखना, इन्हीं को सोच समझ के रिडवर नीतांक के उपयोग लिख देना है। चलिए अगला चैप्टर देखिए, चैप्टर है भैया 13वां नाभिक। नाभिक अच्छा चैप्टर है। पहला आपको पढ़ना है नाभिक का आकार। क्या पढ़ना है, नाभिक का आकार। तो नाभिक किसी भी नाभिक है, नाभिक परमाणु के अंदर होता है, इसमें जो इसका आकार है ये न्यूक्लियनों की संख्या, न्यूक्लियन क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है इस पर डिपेंड करता है। यानी किसी नाभिक का आयतन न्यूक्लियनों की संख्या, जिसको हम A से व्यक्त करते हैं, के समानुपाती होता है। तो जब भैया इसको आप बराबर में तोड़ोगे ऐसे, तो 4/3 πr³ बराबर, कोई कांस्टेंट वैल्यू लिख लो, A लिख लो, ये समानुपाती अभी रहना दो। ये जब r³ बराबर निकलोगे लिखोगे तो भैया उधर जाएगा, तो ये भी कांस्टेंट वैल्यू है। तो कुल मिला के आपका, हम ऐसे लिख ही दें यार, के ये आ जाएगा। अब r³ बराबर लिखिए तो ये आ जाएगा भैया 3/4 π K A,
ये आता है, ये कांस्टेंट वैल्यू, तो इसको हटा दीजिए तो आर क्यूब बराबर अभी भी कांस्टेंट है, अब स्मॉल के कर लो, ए आ जाता। तो आर बराबर अगर निकालते हो के की घात 1/3 ए की घात 1/3, इसी की वैल्यू निकाली गई आर जीरो ए की घात 1/3। इसे हम नियतांक पद कहते हैं। इसका मान 1.2 गुणे 10 घाते माइनस 14-15 मीटर के आसपास होता है, इसे फर्मी नियतांक कहते हैं। तो आपको हमेशा याद करना है कि नाभिक का जो आकार होता है, सूत्र याद कर लो, आर बराबर आर जीरो ए/1। अब दूसरा इसमें याद करना है घनत्व क्या होता है। तो घनत्व बराबर सूत्र होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो वही सूत्र हमने लगाया, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो कुल द्रव्यमान यम, अगर न्यूक्लियाणु संख्या ए और एक का औसत द्रव्यमान यम है, तो हमने कुल द्रव्यमान रख दिया, ये यहाँ कुल द्रव्यमान है रखना। आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अब यम इंटू ए 4/3 पाई आर का मान ऊपर निकाले थे, तो आर जीरो और ए की घाते 1/3 की घाते 3। तो जब आप देखेंगे तो आ जाएगा 3m a/4 पाई आर जीरो घाते 3, और इससे कट जाना है, इससे कट जाना है भैया, तो ए आ जाएगा, तो ए से कट जाना है, तो रो बराबर आ जाता 3m/4 पाई आर नॉट घाते 3। इसका मतलब जो नाभिक का घनत्व होता है वो भैया ए पर निर्भर नहीं करता है, यही 2024 में प्रूव करने को आया था। तो चलिए ठीक है, फिलहाल इसका पार्ट फर्स्ट में तुम्हें इतनी हेडिंग से तैयार करना है। पार्ट सेकंड में आप क्या करेंगे, पहली हेडिंग आती है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, तो डेल ई बराबर डेल एम गुणे सी स्क्वायर। दूसरा यह करता है कि भैया युग्म उत्पादन क्या है, तो जब तीव्रगामी गामा किरण फोटान भारी नाभिक से टकराते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन उत्पन्न करते हैं, इस घटना को युग्म उत्पादन कहते हैं। समीकरण इसका आप ऐसा दे सकते हो। इसके लिए आवश्यक ऊर्जा होना चाहिए 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस चैप्टर में जो भी पढ़ेंगे वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पढ़ेंगे, अभी तक जो भी पढ़ रहे थे वो केवल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पढ़ रहे थे, तो केवल मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो उत्तर है केवल इसी चैप्टर में है, आप गलत ना लिख के चले आइएगा। और इसके बाद युग्म विनाश होता है, तो इसी का उल्टा बोलना है कि जब कभी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, इसका नाम पॉजिट्रॉन, जब एक दूसरे के समीप आते हैं तो एक दूसरे को नष्ट करके दो गामा किरण फोटान उत्पन्न कर लेते हैं, इसे युग्म भैया विनाश कहते हैं। विनाश में इतनी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है और युग्म उत्पादन में इतनी ऊर्जा देनी पड़ती है। द्रव्यमान क्षति क्या है, तो न्यूक्लियानों यानी किसी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की जो संख्या, जिसे न्यूक्लियान कहते हैं, न्यूक्लियानों की संख्या का जो भार होता है और नाभिक का जो भार होता है वो नाभिक के भार से कुछ अधिक होता है। यानी किसी नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये भारी होते हैं, जबकि पूरा नाभिक हल्का होता है। इसी कमी को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। बंधन ऊर्जा निकालने के दो सूत्र हैं, डेलियम गुणे 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जब AMU में द्रव्यमान दिया, क्योंकि एक AMU के क्षति होने पर 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्पन्न होती है, और AMU में दिया तो गुणा कर दोगे तो ये निकला। किलोग्राम में दिया हो तो भाई उस समय यही सूत्र लगाना है, डेली बराबर डेल एम गुणे सी स्क्वायर। चलिए, और इसमें एक आध बातें समझ लीजिए, नाभिकीय विखंडन क्या है और नाभिकीय संलयन क्या है। तो नाभिकीय विखंडन में आप ये दिमाग में रख लीजिए कि जब कोई भारी नाभिक दो या दो से अधिक, ये भारी नाभिक है, ये दो या दो से अधिक नाभिकों में टूट रहा है, तो इस घटना को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। एक 92U235 में जब एक न्यूट्रॉन प्रवेश कराए, देखिए 92U235 में जब एक न्यूट्रॉन प्रवेश कराएंगे तो 92U236 बन जाएगा। जैसे 36 बनता है तो 56 और 36 में टूटता है, तो 56 और बेरियम हो गया, और ये भैया क्रिप्टॉन हो गया। इसका भार जो होता है 89, ये होता है 144 के आसपास। साथ में 3 ठो न्यूट्रॉन निकलते हैं 301, और साथ में लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मिलती है। तो वही एक समीकरण आपको रट के ही जाना है, नाभिकीय विखंडन समीकरण तैयार करके चलेंगे। नाभिकीय संलयन, जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक जुड़कर एक भारी नाभिक बनाते हैं तो इस क्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय संलयन के लिए सूत्र ये 1H2 + 1H2, याद करें 1H2 मिल जाएगा भैया 1H3 हो जाएगा। साथ में देखिए 2 2 4 होना चाहिए, 1 1 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 1 हुआ, यहाँ 3, मतलब 1 1 बच रहा है, और साथ में लगभग 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मिलेगी।
अब इसको उठा के फिर से भैया रिएक्शन करा देना 2 से, तो हीलियम बन जाएगा, एक न्यूट्रॉन, साथ में 17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा। अब जब आप जोड़ेंगे तो इससे एक हट जाएगा, 1H2 प्लस 1H2 प्लस 1H2 इज इक्वल टू 2He4, साथ में एक आपका 1H1 प्रोटॉन का कण बाहर निकलेगा, और एक, और ये लगभग 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा रिलीव हो जाएगी। तो एक समीकरण आपको संलयन का तैयार कर लेना है। इसमें और जो चीज़ें तैयार करना है ना, श्रृंखला क्रिया क्या है और श्रृंखला क्रिया की क्या कठिनाइयाँ हैं, नियंत्रित अनियंत्रित, इतना ही तैयार करना है। देखिए जो अगला है लास्ट जो चैप्टर मतलब 14वां में आपको अर्धचालक पढ़ना है। अर्धचालक पूरा थ्योरी है भैया, अर्धचालक पूरा थ्योरी है, जिसमें आपको पी एन संधि डायोड, इसमें पूर्ण तरंग दृष्टिकरण, अर्ध तरंग दृष्टिकरण, ये जरूर देख के जाएं। तो ये इतना सा कंप्लीट कर लेना। पूर्ण तरंग दृष्टिकरण, अर्ध तरंग दृष्टिकरण के देखिए हम कुछ चित्र आपको बनाए दे रहे हैं। मान लीजिए भैया ये ट्रांसफार्मर पहले आपको बना देना है, ये ट्रांसफार्मर का चित्र है। इसके बाद भैया इधर पे आप एक को डायोड लगा देना है। डायोड लगाने के बाद भैया इधर पे लोड प्रतिरोध लगा देना है, इसको जोड़ देना है। ये आउटपुट है, ये आपका इनपुट जो रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा, ये इनपुट है। जो आउटपुट जो मिलेगा तो भैया अर्ध तरंगों के रूप में मिलेगा, आधे आधे पे मिलना है, आधे चक्कर पे नहीं मिलना, इन वाले चक्करों पे नहीं मिलना, इन वाले चक्करों पे मिलना है। ये चित्र बना देंगे, अर्ध तरंग दृष्टिकरण हो जाएगा। आप एक डायोड यहाँ लगा दें, और भैया जो यहाँ लोड प्रतिरोध यहाँ लगाए थे, इसको बंद परिपथ बनाने के चक्कर में इधर से जोड़ दो, और लोड प्रतिरोध यहाँ कहीं लगा दो, ये भैया आउटपुट हो जाएगा। और ये पूर्ण तरंग दृष्टिकरण, ये लोड प्रतिरोध है। अब इसमें भैया पूर्ण तरंग में ये भी मिल जाएगा। ये चित्र तैयार करके जाना है। अर्ध तरंग दृष्टिकरण, पूर्ण तरंग दृष्टिकरण, पी एन संधि। पी एन संधि में क्या होता है कि जो एक भैया पी टाइप तथा एन टाइप के दो अर्धचालकों को जब एक दूसरे के संपर्क में रख देते हैं तो इस संपर्क तल को पी एन संधि कहते हैं। ये मान लीजिए पी टाइप अर्धचालक है, ये भैया एन टाइप अर्धचालक है। पी टाइप अर्धचालक किसे कहते हैं? ऐसे अर्धचालक जिनमें 3 संयोजकता वाले अपद्रव्य मिलाए जाते हैं, वो पी टाइप अर्धचालक है। जिनमें 5 संयोजकता वाले अपद्रव्य मिला दिए जाते हैं, ऐसे अर्धचालक जो है एन टाइप अर्धचालक कहलाते हैं। तो बीच में भैया अवक्षय परत होती है, संधि के दोनों तरफ का वह भाग जिसमें आवेश वाहक नहीं होते, अवक्षय परत कहलाती है। ये थोड़ी थोड़ी सी बातें आपको दिमाग में रखना है। फिर से हमारा कैमरा हमें परेशान कर रहा है, अतः हम देख रहे हैं अगर बन रहा है, वरना फिर यहीं तक। चलिए ठीक है, हटाओ।